डियर व्यूअर्स, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निखत अंजुम आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग टेक्निक एंड इट्स टाइप्स। जब रिसर्चर रिसर्च करने के लिए चलता है तब उसे सैंपल की ज़रूरत पड़ती है, और सैंपल इतनी बड़ी पॉपुलेशन पर रिसर्च नहीं की जा सकती है, एक इम्पॉसिबल वर्क है। तो रिसर्च करने के लिए सैंपल की ज़रूरत पड़ती है, और सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए सैम्पलिंग टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है। रिसर्च के मीन्स में पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन उन सभी सेट्स ऑफ यूनिट्स को कहते हैं जिस पर रिसर्चर रिसर्च करना चाहता है और कंक्लूजन निकालना चाहता है। सैंपल पॉपुलेशन का ही रिप्रेजेंटेटिव मिनिएचर होता है, जिस सैंपल में ही पॉपुलेशन की सारी फीचर्स, करैक्टर्स एग्जिस्ट रहते हैं। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन सी वो सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं जिन्हें सैंपल सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सैम्पलिंग टेक्निक्स 2 टाइप्स की होती हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में भी कुछ टाइप्स आते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी में भी कुछ टाइप्स आते हैं। तो आइए समझते हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में। सैम्पलिंग टेक्निक्स टू टाइप्स की होती हैं ये। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, संभाव्य और असंभाव्य। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। अब इसमें देखते हैं, नंबर 1 पर आती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता यही है कि जितनी भी पॉपुलेशन होती है उसमें जितने भी पर्सन्स को सेलेक्ट किया जाना है तो सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। अगर हमें 1000 पर्सन्स में से 100 पर्सन्स को सेलेक्ट करना है तब हम कोई से भी 100 पर्सन्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए लॉटरी मेथड या फिर रैंडम टेबल का यूज़ किया जाता है जिस पर नंबर पड़े हुए होते हैं, और लॉटरी में जितने भी हमारी पॉपुलेशन होती है उन सब के नाम लिखकर पर्ची बनाकर उसमें किसी बर्तन में, थैले में डाल दिया जाता है, और फिर उसमें से जितने पर्सन्स हमें चाहिए होते हैं एक एक करके इतनी पर्चियाँ निकाल लेते हैं। तो ये हमारा सैंपल निकल कर आ जाता है। तो सिंपल रैंडम टेक्निक्स में यही है कि हम कोई से भी पर्सन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी एक पर्सन्स को सेलेक्ट करने का इम्पैक्ट दूसरे पर्सन्स पर नहीं पड़ता है। जैसे 100 में से अगर हम 100 के 10 ग्रुप बना लें तो फिर 100 में से अगर 10 पर्सन्स को सेलेक्ट करेंगे तो बाकी जो 90 पर्सन्स बचे हैं उसको 900 पर्सन्स में ऐड कर लिया जाता है। 990 पर्सन्स में से फिर हम 10 को सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह से हम 100 पर्सन्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आता है दूसरे नंबर पर सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। इसमें हम एक क्रमबद्ध ढंग से पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हैं। अगर हमें 400 पर्सन्स में से ओनली 16 पर्सन्स को सेलेक्ट करना है तब हम देखेंगे कि अगर 400 में से
माना ये 400 पर्सन्स हैं, इनमें से हमें 16 को सेलेक्ट करना है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये 25 आ जाएगा। अब हमें हर 25 पर्सन्स में से 1 पर्सन को सेलेक्ट करना है। अब 25 में से अगर हम इसमें से रैंडमली कोई यूज़ करते हैं तो मानो वो संख्या हमारी 7 है। अब इसमें फिर 25 जो आगे वाला नंबर होगा तो उसमें हम 32 सेलेक्ट करेंगे। हर किसी में 25 ऐड करते चले जाएंगे, फिर 57 जो नंबर होगा हमारा, जो पर्सन्स होगा, उसको सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से हम 400 तक सबको सेलेक्ट करते चले जाएंगे। तो ये होता है हमारा सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। इसके बाद आती है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, पॉपुलेशन में बहुत सारे स्ट्रेटम या लेवल बना दिए जाते हैं। अब जैसे हमें माध्यमिक स्तर पर 6th 7th 8th क्लास के 3 ग्रुप बन जाते हैं, लड़के लड़कियों के 2 ग्रुप्स बन जाते हैं, अर्बन रूरल के 2 ग्रुप्स बन जाते हैं, और अगर इंटेलिजेंस में देखें तो सुपीरियर, एवरेज और लोअर के 3 ग्रुप्स बन जाते हैं। अब इन सारे ग्रुप्स को सेलेक्ट करके फिर उसको भी हम रैंडम सैम्पलिंग से सेलेक्ट कर लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसके बाद आती है क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, जो पॉपुलेशन हम सिंपल रैंडम सैंपल, सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल एंड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल से सेलेक्ट नहीं कर सकते, पॉपुलेशन यहाँ वहाँ बिखरी हुई होती है, इन विधियों से सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, तब हम यूज़ करते हैं क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। इसमें कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्लस्टर यानी पुंज या गुच्छे के रूप में हमें पॉपुलेशन दी होती है। अब हमें जैसे क्लास 12th के बच्चों को सेलेक्ट करना है, यूपी के क्लास 12th के बच्चों को सेलेक्ट करना है। अब ये बहुत ही मुश्किल सा काम है, तो हम कुछ क्लास 12th को, कुछ क्लास इंटर क्लास तक के कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसमें से क्लास 12th के बच्चों को सेलेक्ट करेंगे, और फिर उनको सेलेक्ट करने के लिए हम सिंपल रैंडम सैंपल, सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल या स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल का यूज़ करते हुए अपना सैंपल तैयार कर लेंगे। तो ये होता है हमारा क्लस्टर रैंडम सैंपल। इसमें हमें पॉपुलेशन अलग अलग नहीं दी होती है, बल्कि क्लस्टर के रूप में दी होती है, इसीलिए इसको क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग बोला जाता है। इसके बाद आती है मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज में क्या होता है, हम एक बार में ही उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें मल्टी स्टेज यानी कि एक के बाद दूसरा लेवल, दूसरे के बाद तीसरे लेवल से सेलेक्ट करना पड़ता है। अब जैसे मान लो हमें आंध्र प्रदेश के कुछ 10th क्लास के बच्चों को सेलेक्ट करना है, तो पहले हम कुछ डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर उन डिस्ट्रिक्ट में से कुछ हाई स्कूल्स को सेलेक्ट करेंगे, फिर उन हाई स्कूल्स में से भी जो हमारे 10th क्लास के जो स्टूडेंट होंगे उनको सेलेक्ट करेंगे। तो ये मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग हमें कई लेवल से क्या कहते हैं, कई मल्टीपल, मतलब कई बार हमें सेलेक्ट करना पड़ रहा है, इसलिए इसको मल्टीपल रैंडम सैम्पलिंग बोला जाता है। मल्टीपल स्टेज रैंडम सैम्पलिंग।
फिर आती है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक। नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स में आती है परपोसिव या जजमेंट रैंडम टेक्निक। इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर अपने ही स्वयं विवेक से सैंपल को सेलेक्ट कर लेता है, इसलिए उसको परपोसिव या जजमेंट सैंपल बोलते हैं। परपोसिव और जजमेंट सैंपल सैम्पलिंग। इसके बाद आता है इंसिडेंटल सैंपल। इंसिडेंटल यानी कि अचानक, जब रिसर्चर के सामने अचानक ही कुछ यूनिट से पड़ जाती हैं तो वो अचानक पड़ने वाली इकाइयों का चयन कर लेता है, इसीलिए इसको इंसिडेंटल सैम्पलिंग बोलते हैं। इंसिडेंटल सैम्पलिंग। इसके बाद आता है अवेलेबल सैंपल। अवेलेबल सैम्पलिंग में क्या होता है, जब रिसर्चर के सामने जो भी अवेलेबल यूनिट्स होती है, जो पॉपुलेशन होती है, तो उन्हीं में से वो अपने सैंपल को सेलेक्ट कर लेता है जो उसके पास उपलब्ध होती हैं, जो अवेलेबल होती हैं, इसीलिए इसको अवेलेबल सैम्पलिंग बोलते हैं। अवेलेबल सैम्पलिंग। इसके बाद आते हैं क्वेटा सैंपल। क्वेटा सैंपल में क्या होता है, पॉपुलेशन के सब ग्रुप को, डिफरेंट सब ग्रुप को पहले ऐड करते चले जाते हैं और फिर उसमें से हम अपना कुछ यूनिट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं क्वेटा सैंपलिंग। नियत अंश क्वेटा सैंपलिंग। इसके बाद आता है स्नोबॉल सैंपलिंग। इसमें रिसर्चर पहले तो कुछ एप्रोप्रिएट पर्सन को सेलेक्ट कर लेता है, फिर उन्हीं पर्सन्स में से अपने जैसे पर्सन्स के नाम बताने को कहता है, और वो जब तक उन्हें ऐड करता चला जाता है जब तक क्या उसका सैंपल उसके रिसर्च के अकॉर्डिंग नहीं हो जाता। तो ये आता है हमारा स्नोबॉल सैंपलिंग। इसके बाद आता है सीक्वेंशियल सैंपलिंग। सीक्वेंशियल सैंपलिंग में क्या होता है, रिसर्चर डिफरेंट पीपल्स को तब तक ऐड करता चला जाता है जब तक उसे डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती रहती। जैसे ही उसे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलनी बंद हो जाती है, वैसे ही वो अपना सिलेक्शन भी बंद कर देता है। तो इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल सैंपलिंग। सीक्वेंशियल सैंपलिंग। लेकिन इनका यूज सिर्फ पायलट स्टडी में किया जाता है और इनकी कोई ज़्यादा उपयोगिता नहीं है, जबकि रिसर्च वर्क करते हुए हम ज़्यादातर इन वाली प्रोबेबिलिटी मेथड का, प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। थैंक्स।